नमस्कार दोस्तों। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। खबर आ रही है कि कुछ राज्यों में शायद इसमें ठहराव आ गया है। कहीं से खबर आ रही है कि आज बम्पर पेशेंट मिले हैं, और फिर खबर आती है कि आज इतने लोगों की मृत्यु हुई है। अभी थोड़ी देर पहले देहरादून से एक घनिष्ठ मित्र का फोन आया, और उनके भाई वर्तमान सरकार के एक दर्जाधारी मंत्री भी हैं। उनके जान पहचान के कोई सज्जन रुद्रपुर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, और वो सज्जन जनरल वार्ड से आईसीयू में जाने की गुहार लगा रहे हैं। विडंबना देखिए, वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, और मैं एक अदना सा वैद्य हूँ जिससे गुहार लगाई जा रही है कि आप इस मरीज को कृपया आईसीयू का बेड दिलाने की कृपा करें, क्योंकि ऑक्सीजन 60 चली गई है। चारों तरफ भय का माहौल है, पैनिक का माहौल है कि जैसे मृत्यु हमारे ऊपर मंडरा रही है, और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लगा हुआ है। दिल दुखता है, परंतु स्थिति वही हो गई है। ये कोरोना आज का नहीं है, पिछले साल भी यही था। पिछले साल हम कम डरे थे। आज जो माहौल हुआ है उसने भय का माहौल, चिंता का माहौल कर दिया है, और दुख का माहौल कर दिया है। रोजाना खबर आती है कि आज वो प्रियजन छोड़ के चले गए। किसी की खबर आती है कि 2 दिन पहले पिताजी गए, आज माताजी भी चली गई। तो ये कोरोना से हम कैसे बचेंगे? स्थिति भयावह हो गई है, पर ये एक दिन में नहीं हुई है। मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अब एक ही चारा बचा है, बीती बात बिसार के आगे की सुध ले। हम इस समय ये नहीं कह सकते कि उसने ऐसा नहीं किया, ब्लेम करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक्सक्यूज़ देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सरकार को कोर्ट बोलेगी, कोर्ट सरकार को बोलेगी, अखबार वाले बोलेंगे, हम सब बोलेंगे। इन सब से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब बात आ गई है अपने अस्तित्व की। आपको, हमको अपने आप को ठीक करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा ठीक करने। तो मैं एक फैक्ट देता हूं कि हम बहुत बड़ी बातें करते हैं इम्यूनिटी की। तो क्या एक दिन में काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बन जाएगी? क्या इस वैक्सीन को लगाने से इम्यूनिटी बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि अगर इम्यूनिटी 30%, अगर ये वैक्सीन 30% लोगों में काम नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वैक्सीन भी तभी काम करेगी जब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक होगी। तो चलिए थोड़ी सी बात करें रोग प्रतिरोधक शक्ति की। हम भारतवासी, और एक अजीब सी विडंबना है कि हमसे बात करने लगो ना तो हमसे बड़ा शेख चिल्ली कोई नहीं है। 1 मिनट में हम दुनिया की 6 ताकतों में हो जाते हैं, और 1 मिनट में आता है कि हम दुनिया के सबसे नीचे के पायदानों के देश पर खड़े हैं। एक बार हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो यस, फिर दूसरी बार में हम विश्व गुरु बन जाते हैं कि आज दुनिया में कोरोना से जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। तो मैं एक वानगी पेश करूंगा। मैं एक वैद्य हूँ, वैद्य के साथ साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, और रिसर्च मेरे खून में है। मुझे कुछ ना कुछ नया करने में मज़ा आता है। तो 1997 में भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनकी एक बहुत ही दूरगामी प्रोजेक्ट थी जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट। तो इसमें देश के 22 जिलों को चुना गया था, उसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर चुने गए थे, और मुद्दा था कि इस सेंटर्स में जो चुने गए थे उसमें 18 से 45 साल की नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं में, प्रेग्नेंट महिलाओं में, 11 से 18 साल की एडोलसेंट गर्ल्स में वो खून की कमी कितनी है ये देखना था। दूसरा देखना था यूरिन में आयोडीन एस्टिमेशन करना था, और तीसरा था बच्चों में माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन देखना था 5 साल के बच्चों का। तो चलिए आंकड़े क्या है। 22 जिलों का ये जो अध्ययन था जो 3 साल तक चला, तो देहरादून जो कि साक्षरता में सबसे ऊपर है, तो ओवरऑल जो फिगर थी उसमें लिखा था कि 88% देश की नॉन प्रेग्नेंट विमेन
नॉन प्रेग्नेंट वीमेन, मैं प्रेग्नेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन प्रेग्नेंट वीमेन खून की कमी से पीड़ित थी, मतलब उनके शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग करने वाली आरबीसी नॉर्मल संख्या से कम थे। तो जिसका आरबीसी कम होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन कम होगी, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति कहिए कम होगी। तो एक मानकी समझिए कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसके गेट पर चौकीदार हैं और वो चौकीदार है आरबीसी। तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी की पहली इकाई है स्किन के बाद अंदर जो है आरबीसी। अगर वही कम है, अगर उसी को एड्रेस नहीं किया गया, तो कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करेंगे? तो हम एनीमिक हैं, देश दुनिया में छठी ताकत जरूर है, पर खून की कमी से पीड़ित हैं। और जितनी भी सरकार आई आज़ादी के बाद आज तक मीन्स 70 साल के साथ 6 साल और जोड़ लो, बातें सबने की, बातें आज भी हो रही हैं, परंतु एनीमिया के ऊपर हम 1% भी कमी नहीं ले पाए। ऐसा नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को नहीं मालूम है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हैं उनको नहीं मालूम है, मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है, सबको मालूम है। बातें तो करते हैं, पर खून की कमी क्यों नहीं दूर होती? क्योंकि हम लोग उदासीन हैं। और हम लोग क्यों उदासीन हैं? क्योंकि हमारे बच्चे को टॉप तो करना है, परंतु उसका खून कम है, उसके बारे में नहीं है। तो भय बिन होत न प्रीत। मेरी बेटी लंदन में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रही थी, बायोसाइंसेज में, और उसको वहाँ पर एडल्ट चिकन पॉक्स हो गई। और चिकन पॉक्स हुई, उसके बाद 2-3 हफ्ते बुखार रहा होगा। उसके बाद जब वो कॉलेज में जाने लगी यूनिवर्सिटी में, तो उसका हीमोग्लोबिन 10.8 था। खुशी तो बहुत हुई और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी ने क्लास में लेने से मना कर दिया कि आपका हीमोग्लोबिन 10.8 ग्राम परसेंटेज है, जब तक ये नॉर्मल नहीं होगा तब तक आप क्लास में नहीं आएंगी। तो ये हुई शिक्षा में हम भारत में बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद है हमारा वेद, और उस वेद में सबसे पहले लिखा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। उसी वेद में लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। और इन्हीं में संस्कृत की जो सूक्ति हैं उसमें लिखा है सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपालय शरीरम विनश्यति सर्वमेव विनश्यति। बातें तो हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं, परंतु क्या देश का कोई स्कूल ऐसा है, क्या देश का कोई विश्वविद्यालय ऐसा है जो कि 10.8 पर किसी बच्चे को बोले जाओ हम तुम क्लास में नहीं देंगे? तो जब तक हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे हमारे परिवार हो, जब तक हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं होंगे, तो कोरोना 19 आया, कोरोना 21 आया, कोरोना 23 भी आएगा, कोरोना 25 भी आएगा, और हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, ये कोरोना हमको डराता रहेगा। कोरोना हमारे शरीर का अंग है। हमारी बॉडी में 400 ट्रिलियन वायरस हैं, 400 ट्रिलियन, जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। तो ये क्या कारण है कि एक छोटा सा वायरस हमारे ऊपर हावी हो गया है? तो पहली कारण क्या है कि हमारे देश की 88% औरतें, वो जो औरतें हैं जो कि 18 से 45 साल की हैं, नॉन प्रेग्नेंट है, वो खून की कमी से पीड़ित हैं। और जब वो माँ बनेंगी तो क्या आम के पेड़ पर बबूल लगेगा या बबूल के पेड़ पे आम लगेगा? बिल्कुल नहीं, आम के पेड़ पे आम और बबूल के पेड़ पे बबूल लगेगा। तो जब हमारी औरतें खून की कमी से पीड़ित है, तो उनके बच्चे खून की कमी से पीड़ित होंगे और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी। एक दूसरा अध्ययन हुआ, अब की हमने करीब 3000 उन बच्चियों का अध्ययन किया जो 11 से 18 साल की लड़कियां हैं। देहात क्षेत्र में भी किया और शहरी क्षेत्रों में भी किया, और उसमें क्या पाया कि 85% लड़कियां खून की कमी से पीड़ित हैं, जो कल की माँ बनने वाली हैं। तो जिनकी खून की कमी है, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या ठीक होगी? कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज हो ही रहा है ना। अब चलिए लड़कों की बात करें, तो जो 11 से 18 साल के लड़के हैं, युवा लड़के जो हमारे रीढ़ हैं, उसमें 65% लोगों को खून की कमी है। तो 65% जवान लड़के, 85% जवान होती हुई लड़कियां, 88% 18 से 45 साल की मातृशक्ति, ये खून की कमी से पीड़ित है, जो हमारा पहला इम्यून सिस्टम का पहला दायरा है। फिर दूसरा दायरा क्या है? दूसरा दायरा है WBC। तो हमारे
हड्डी के अंदर एक बोन मैरो होती है, बोन मैरो के अंदर खून के कण बनते हैं। तो जब हमारा विटामिन डी कम है, जब हमारा खून कम है, तो जो बोन मैरो है वो कैसे अच्छा खून पैदा करेगी? तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, स्नोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स जब शरीर के अंदर विजातीय पदार्थ आते हैं उनको मारती है, इन वायरस को खाती है, बैक्टीरियाज को खाती है, अपने को तंदुरुस्त रखती है। तो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो गोया क्या हुआ कि पहले तो चौकीदार गड़बड़ थे, उसके बाद जो सेक्रेटेड था वो भी कमजोर था काम करने में, दुश्मन और अंदर आ गया। तीसरा, एंटी एलर्जीज। आज 25% आबादी एलर्जी से पीड़ित है, कोई ना कोई एलर्जी से पीड़ित है। वो एलर्जी क्यों हो रही है? क्योंकि मेरी बॉडी का बेसोफिल एलर्जेंस आने पर डिसइंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है, वो भी एक तरह का वाइट सेल्स है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर लिवर वगैरह हिस्टामिन पैदा नहीं करेंगे, जब हमारी बॉडी इम्यून, हमारी जो सेल्स हैं हमारे शरीर की रक्षा करने वाली वही कमज़ोर हो जाएंगी, तो हम इम्यूनिटी कैसे करेंगे? तब हम करेंगे साहब मेरा तो IgE कम है, वो जो हमारे मार्कर्स हैं इम्यूनिटी के वो कम है। 3 चीज़ें हो गई। और चौथा, खान पान। खान पान हमारा जैसा है उसकी तो भगवान ही मालिक है। कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में दोबारा गर्म किया हुआ खाना नहीं बनता? किसके घर में बेमौसम का नहीं खाया जाता? अभी एक बहुत बड़ी IAS ऑफिसर है, मैंने कहा क्या खा रहे हो आजकल आटे में? बोले भाई जी आजकल हम बाजरा खा रहे हैं। अरे भैया, बसंत ऋतु चल रही है, बैसाख का महीना है, गेहूं जौ चना पका है, तो आयुर्वेद कहता है देश विरुद्ध, आयु विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, स्वभाव विरुद्ध, इनको ध्यान में रखते हुए भोजन करें। हम सब भूल गए। तो जब आप लगातार आहार के साथ, विहार के साथ, ऋतुचर्या के साथ जब ऐसा करेंगे खिलवाड़, मैं तो कभी भी खाऊंगा, वो कहते हैं मेरी मर्जी, हम 24 घंटे कभी भी खाएंगे, कभी भी सोएंगे। तो दुख बहुत हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि हम आयुर्वेद वाले लोग हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण की बात करने वाले लोग हैं, दिनचर्या और आहारचर्या की बात करने वाले लोग हैं, हम कहते हैं आयुर्वेद से हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, परंतु बहुत ही दुर्दशा है भाई लोगों, बहुत ही दुर्दशा है। चेतना पड़ेगा। मैं अपील करता हूं आप सभी लोगों से कि आप अपने आप में, अपने प्रतिनिधियों से, अपने अधिकारियों से बात करें कि शिक्षा जरूरी है, परंतु शिक्षा से भी पहले स्वास्थ्य जरूरी है। अपने विद्यालयों में, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो, हमारी शिक्षा के अंदर स्वास्थ्य को जोड़ना पड़ेगा, और स्वास्थ्य के नंबर से ही हमारी शिक्षा का होगा। नहीं तो ऐसी गाड़ी का क्या फ़ायदा जो चलती ना हो, ऐसी बॉडी का क्या फ़ायदा जो जिंदा ही ना हो। तो आज बड़ी विकट स्थिति हो गई है। मेरे बेटे के 3 दोस्त जो कि जवान उम्र के हैं वो अस्पताल में पड़े हैं, पता नहीं क्या होगा, भय का माहौल है। तो जवान, क्योंकि वो जवानों के भी खून में कमी है, तो जो जवान मेरी बात सुन रहे हैं, तो जो हो चुका सो हो चुका। अभी तूफान आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, भूकंप आया हुआ है, जो जरा से कमज़ोर घर हैं वो लड़खड़ा के गिर रहे हैं। आप उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन मिल जाए, साधन मिल जाए, प्लाज्मा मिल जाए, वैक्सीन मिल जाए। चलिए जो भी कुछ होगा करेंगे, पर बीती बात विचार के आगे की सुधरे, क्योंकि आज जो हमारे उपाय हैं वो आग लगे पर कुआं खोदने के समान है। पर मैं जो आगाह कर रहा हूँ वो आगाह कर रहा हूँ कि अब सब पिछला भूल जाओ। कलेक्टर बनो चाहे नहीं बनो, फौजी बनो चाहे नहीं बनो, देश की सुरक्षा तो हो जाएगी, पर देश की सुरक्षा कब होगी? जब उसके अंदर नागरिक होंगे। तो पहले तंदुरुस्त नागरिक पैदा करो। आपको, हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को, पॉलिसी मेकर्स को, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको, हम सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि अब बात वही है जो लिखी है संस्कृत में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा सर्वोपरि करनी है। और शरीर में एक शरीर का दोष है, एक वाणी का दोष है, एक बुद्धि का दोष है। इन तीनों को करने के लिए आयुर्वेद कहता है कि काय के लिए आयुर्वेद, काया के लिए आयुर्वेद, वाणी के लिए व्याकरण अध्ययन, और बुद्धि के लिए आध्यात्म। हमारा देश आध्यात्म का देश है, हमारा देश आयुर्वेद का देश है, हमारा देश संस्कृत साहित्य का देश है। इन तीनों का समागम करके हम अपने बुद्धि को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को तंदुरुस्त करें, जिससे हमारा जो मानव जाति का जो
कर्तव्य है सृष्टि के प्रति, मानव से मानव के प्रति, उस कार्य को करें। बहुत हुआ, हमने अपनी जिंदगी जी ली, अपने लिए जी ली, हमको सृष्टि के लिए जीनी है। अभी चंद दिनों पहले मैंने पड़ाव के कैंपस में एक इमली का पेड़ लगाया। दिल्ली के एक बहुत बड़े व्यापारी आए हुए थे, कह रहे रे वैद्य जी इमली का पेड़ लगा रहे हो? मैं क्यों भाई? अरे ये तो कहते हैं जो इमली का पेड़ लगाता है वो अपनी जिंदगी में नहीं खाता, पर मैंने तो बचपन से पता नहीं कितने इमली के पेड़ से इमली खाई थी, पर मैंने तो किसी को नहीं लगाया था। तो सोच तो बदलनी पड़ेगी। अरे भाई किसी और के काम को मैंने किया, आज मैं भी तो एक पेड़ ऐसा लगा के जाऊं। तो आप लोग वातावरण में पेड़ लगाएं तो वातावरण को तंदुरुस्त करें। अभी हमने 7 महीने पहले अपने फॉर्म में आधा एकड़ जमीन मतलब करीब 25 लाख की जमीन, उसमें हमने एक तालाब खोद दिया, एक लेक खोद दी, करीब 330 फीट लंबी, 70 फीट चौड़ी, 12 फीट गहरी, उसमें 80 लाख लीटर पानी आया। तो बात करेंगे हम वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पंच महाभूतों की, पर पानी रोकने के लिए हम 1 इंच भी नहीं रखेंगे। अरे हम कुदरत से ले रहे हैं, कुदरत को देना भी हमारा काम है। तो हमें अपने तालाब भी बनाने पड़ेंगे, वातावरण को भी देना पड़ेगा, और वातावरण के लिए के साथ अपने शरीर को भी देना पड़ेगा। चाहे आप 1 घंटा कम पढ़ें, पर 1 घंटा कसरत करें, समय के हिसाब से खाएं, पौष्टिक आहार खाएं, क्योंकि इम्यूनिटी, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं वैद्य हूँ, मेरी पुड़ियाओं से इम्यूनिटी नहीं बनेगी, मेरे काढ़ों से दुनिया इम्यूनिटी नहीं बनेगी। बड़े बड़े वैद्य कह सकते हैं कि हमारी पुड़िया खा लो, हमारा वो खा लो, वो सब औरा-फौरी उपाय है। परंतु अगर आपको दीर्घकालीन उपाय करने हैं, अगर आपको कोरोना 23 से लड़ना है, कोरोना 25 से लड़ना है, तो आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है सिवाय अपने को तंदुरुस्त करने के। आप अपने को तंदुरुस्त कर सकते हैं। आयुर्वेद आपके पास है, मॉडर्न मेडिसिन भी आपके पास है। ये एक अद्भुत समय है, ये विज्ञान का समय है। विज्ञान के साथ हमारे पास ट्रेडिशन भी है। इन दोनों के संगम से, जैसे आज कोरोना के संकट काल में आयुर्वेद की दवाइयाँ भी काम कर रही हैं और मॉडर्न की दवाई भी काम कर रही हैं। वेंटिलेटर पर जब आयुर्वेद की दवा दी जा रही तो काम कर रही है, अकेले दोनों सक्षम नहीं है। इसीलिए हमारे देश में एक कोर्स था BAMS, और BAMS को मैं हमेशा बोलता हूँ ये ब्रिज कोर्स है, ब्रिज बिटवीन आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा है कि हमारे पास RT-PCR है, हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, और हमारे पास परंपरागत ज्ञान है, परंपरागत खान पान है, उन्हीं के साथ खाएं। आज मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली है जलजीरा पीने की, उसमें पुदीना का पत्ता है, धनिया का पत्ता है, जो कि आजकल हो रहा है, दीपन पाचन है, भूख लगाने वाला है। उसको खा के उसको खाएंगे, पर क्या कारण है कि हम उसे भूल चुके हैं बनाना। बहुत लोग नहीं जानते थे, इसलिए मैंने आज वो रेसिपी डाली। पर हम क्या पियेंगे साहब? कोका कोला पी लें साहब, फेंटा पी लें साहब, वो ड्यू पी लें। तो ये सब पीने से वो भी पी लो, पर इनसे इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। आपको अपने शरीर की रक्षा के लिए जब तक गाड़ी के अंदर ऑक्टेन तेल नहीं डालोगे, गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, परंतु उसमें फ्यूल भी उतना ही बढ़िया डलेगा। आप सोचो कि गाड़ी तो ली मर्सिडीज और डालोगे मिट्टी का तेल, तो गाड़ी खत्म हो जाएगी। तो आपका शरीर एक गाड़ी है, एक अच्छी गाड़ी हो और खोता ड्राइवर मतलब हम ही अगर बेवकूफ़ी से अपने शरीर को करेंगे तो हम इस शरीर का नष्ट करेंगे। जैसे एक अनाड़ी ड्राइवर अच्छी गाड़ी को ख़राब कर देगा, परंतु ड्राइवर अगर अच्छा हो तो एक छोटे मॉडल की गाड़ी को भी 20 साल, 30 साल, 40 साल चला सकता है। तो आप अपने शरीर की रक्षा आयुर्वेद के उस सिद्धांत के हिसाब से करें। कोरोना हमारे लिए एक सबक लेके आया है। शोक का समय है, दुख का समय है, जरूर करें, एक दूसरे की मदद करें, परंतु बीती बात विचार के आगे की सुधरें। मन दुखी होता है और हम देखते हैं कि सॉल्यूशन भी है, तो ऐसे समय में मौन रहना एक अपराध भावना का देता है। उस अपराध भावना से दूर होने के लिए मैं अपने मन के गुब्बारों को आपके पास लेके आता हूँ। मेरी भी उम्र, सीनियर सिटीजन हो चुका हूँ, कार्य व्यवस्था में बहुत सारी बीमारियाँ हुई हैं, परंतु ऐसी समय में जब मैं भी एक दौड़ में शामिल हो सकता हूँ। वो दौड़ क्या है? पैसे की दौड़, वो यश की दौड़, सम्मान की दौड़, पर उसके साथ जैसा शास्त्रों में लिखा है कि हमारा शरीर 100 साल तक जिंदा रह सकता है, परंतु उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं उत्तराखंड के यूपी के बॉर्डर पे एक छोटे से गांव में रह रहा हूँ। 300 बार विदेश यात्रा करने के बाद आज इस गांव में जब मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर 5 शमशान घाट है मेरे 5 किलोमीटर के दायरे में, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये कहते हुए कि इन 5 शमशान घाट में कोई भी अतिरिक्त गतिविधि नहीं है।
परंतु यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर शहर में जो शमशान घाट है वहाँ पर लकड़ियाँ नहीं हैं। वहाँ पर ट्रैफिक 5 गुना 6 गुना बढ़ चुका है महीने का। तो क्या बात है, क्या हम सब लोग 4 करोड़ लोग दिल्ली में जाके रहेंगे, 2 करोड़ लोग बम्बई में जाके रहेंगे, कुछ करोड़ लोग कलकत्ता में जाके रहेंगे? अरे भारतवर्ष बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर आबादी नहीं है। आप लोग घनत्व को समझिए, आप वातावरण के साथ जीजिए, कुदरत के साथ जिए और अपने आप को तंदुरुस्त रखिए। कबीरदास ने बोला है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए, अपने जीविकोपार्जन करते हुए और जनहित, लोकहित और देश हित में काम करते हुए जीवन यापन करें और इस कोरोना काल में संयम से काम लें, धैर्य से काम लें, भयभीत ना हो। ये समय निकल जाएगा, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा जरूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।